इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। आवाज आ रही मेरी? आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं। होपफुली मेरी आवाज तो आ ही रही होगी। तो जल्दी से बताओ, होमवर्क क्या था? अगर हम लास्ट क्लास का देखें तो वो ही अच्छा। S2 के 1 to 5 ये पहले भी दे रखे थे। और जेई एडवांस्ड के लास्ट 8 क्वेश्चंस। द्रव्य का कहना है कि जेई एडवांस के लास्ट 8 क्वेश्चंस में केवल 2 ही डाउट है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्रियांश ज्यादा अच्छा है। तुम अपना ये वाला स्कोर बताओ, कितने क्वेश्चन हुए हैं? 5 और 8 13 में से। अभी विराट और केएल राहुल के स्कोर से कोई मतलब नहीं, अपने स्कोर की बात करो। तो करेंट डिस्कशन। पृथ्वी के बीच 6 हो गए थे। तो रिडॉक्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलो जे एडवांस डिस्कस कर लेते हैं। आज भूमि का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भूमि। और किसी का है क्या? तो सभी को, इनफैक्ट जिसका आज है या इस वीक में है या पहले वाले वीक में था, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मेहनत करते रहो। और यही दुआएं कि जल्दी से जल्दी जल्दी आईआईटीज में जाओ, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, अच्छी अच्छी जॉब करो, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो। आगे आगे आगे, डैश 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 डैश। समझ रहे हो तुम लोग सब? उसको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सबसे पहले जेई एडवांस पर आ जाते हैं। लास्ट के 8 क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को। यार, किसमें डाउट है? जेई एडवांस में पहले पूछो। जेई एडवांस में फिर से लगता है आप लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। जस्ट अ मिनट। टोटल 27 क्वेश्चंस हैं, मतलब 20 से लेके 27 तक जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। 20 से लेके 27 तक।
फिर उसके बाद हम वापस केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब वापस कमेंट दिखने लगे हैं। 20 से लेके 27 तक डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, क्या कर रहे हो यार, हैं? टू आई माइनस कन्वर्टिंग इंटू I2, ClO3 माइनस कन्वर्टिंग इंटू Cl माइनस। चेंज की अगर मैं बात करूं तो +5 से -1 6। यहां चेंज की बात करें तो 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i माइनस प्लस ClO3 माइनस कन्वर्टिंग इंटू 3i2 प्लस Cl माइनस। अब किसको बैलेंस, ये भी ClO3 माइनस, सॉरी। अब किसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 3H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 3H2O। अब किसको बैलेंस करना है, H प्लस आयन को, तो वो कितने हो जाएंगे 6H प्लस आयन। लेकिन अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि H2SO4 कैसे आए। तो यहां पर अब देखें तो ये H2SO4 से ही H प्लस आयन आ रहे हैं, H2SO4 से ही H प्लस आयन आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में H2SO4 दे रखा है, तो इस तरफ भी 6HSO4 माइनस ऐड कर दो और इस तरफ भी 6HSO4 माइनस ऐड कर दो, बात एक ही है। लेकिन यहां पर इस 6HSO4 माइनस को H प्लस के साथ कंबाइन करके इसकी जगह क्या लिख दो, 6H2SO4। एक्चुअली रिएक्टेंट साइड में 6H प्लस आयन कंज्यूम हो रहे हैं। वो रिएक्टेंट साइड में 6H प्लस आयन कौन दे रहा है, 6H2SO4। ये 6H प्लस आयन देख के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, HSO4 माइनस में। देन यार कमेंट का थोड़ा इश्यू आ रहा है। निशांत का पूछना, सर शीट कितनी बार बनाए, बेटा कम से कम 3 बार, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ट्वेंटी 26। क्वेश्चन नंबर 21 भी थोड़ा सा बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 में एक डाउट आता है, KMNO4 की रिएक्शन हो रही है Na2H2O3 के साथ सोडियम थायोसल्फेट। अब क्वेश्चन आता है कि सोडियम थायोसल्फेट किस में जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये +2 में है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होकर +4 में भी जा सकता है, +6 में भी जा सकता है। वैसे तो इनऑर्गेनिक में आप ये रिएक्शन पढ़ते हो, ये सल्फेट में ही जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो एग्जाम में फिर भी ये एक तो याद होना चाहिए। लेकिन जिस साल ये क्वेश्चन आया था, ये सिंगल डिजिट का आंसर था, इसमें सिंगल डिजिट का आंसर था। अब यहां पर KMNO4 के कितने मिलीमोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, 8। KMNO4 का इनफैक्टर 5। अब यहां पर अगर हम देखें कि ये +2 से सल्फेट आयन में जाता है, लेट से, जो कि +6 है, तो एक सल्फर के लिए 4 का चेंज, 2 सल्फर के लिए 8 का चेंज, तो N इंटू 8। गड़बड़ लिख दिया मैंने, सॉरी। मोल्स, इसका एन फैक्टर नहीं निकालना है,
एन फैक्टर इसका है, सल्फेट में लेके जाते हैं तो चेंज कितने का, 4 का। इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, एक्स मोल्स, तो इसका एन फैक्टर भी, कुछ तो गड़बड़ लिखा मैंने, ओके गड़बड़ है सॉरी। यहां पर लिखा हुआ है कि फेंटली एल्कलाइन मीडियम है, न्यूट्रल, तो ये Mn+4 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर यहां पर 3 होगा Mn+4 में। तो अब अगर हमने इसको x मोल माना और ये +2 से +6 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, x मोल्स इंटू 4, तो आंसर आ गया 6, जो कि सिंगल डिजिट है, जो कि सिंगल डिजिट है। अब आप में से किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर +4 में जाता, तो देखो वैसे तो याद होना चाहिए कि सल्फेट में जाता है, KMnO4 की जब रिएक्शन होगी तो ये सल्फेटाइन में जाता है, ये इंफॉर्मेटिव है। लेकिन अगर आप SO2 करते तो यहां एन फैक्टर 2 आता और फिर आंसर 12 आता, तो उससे भी कभी कभी पता चल जाता है कि कौन सा आंसर आएगा कौन सा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी आप समटाइम्स डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पर ये याद रखना, KMnO4 की Na2H2O3 के साथ जब रिएक्शन हो रही तो क्या बन रहा है, सल्फेट आयन, यानी प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा ओजस्वी जी। KMnO4 की रिएक्शन जब हो रही है तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए। देन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। 22 आसान है। ट्वेंटी थ्री का सॉल्यूशन देख लेना, 23 का सॉल्यूशन देख लेना। रिएक्शन 23 में भी पता होनी चाहिए। रोम्बिक सल्फर का 1 मोल रोम्बिक सल्फर S8 HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब +6। तो ये HNO3 जो है वो रिड्यूस होके किस में जाता है, NO2 में। सल्फर का रिडक्शन, HNO3 का ऑक्सीडेशन प्लस H2O, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि वाटर का एन फैक्टर आप नहीं निकाल सकते। पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके फिर सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 25, 26, यार ये आसान है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 25, आयरन है जिसमें कितना है 5.6 ग्राम, तो मोल्स ऑफ Fe कितने होंगे, 0.1 मोल। इसको हमने HCl में डिसॉल्व कर दिया, HCl में डिसॉल्व कर दिया तो आयरन Fe से Fe+2 में चला गया। फिर हमने इसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट करवाया। KMnO4 के साथ टाइट्रेट करवाने के बाद ध्यान रखना इसमें एक चीज, सॉल्यूशन जो बनाया ये 0.1 मोल कितने ml में डाला, 250 ml में। तो Fe+2 की जो कंसंट्रेशन होगी 0.1 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 1000 ml है, इसलिए यानी ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 m। और KMnO4 के साथ इसमें से केवल कितने ml को टाइट्रेट कर रहे हैं, 25 ml को। अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें से 25 ml को हमने टाइट्रेट किया। ओहो, रुको, इसमें ये सैंपल जो है ना 5.6 ग्राम, ये 100% प्योर नहीं है। तो इसीलिए एक काम करते हैं, ये 0.1 मोल नहीं है क्योंकि इसी की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये कितने मोल्स हैं, n मोल्स।
n मोल्स, तो यहां पर भी कितने मोल्स में लिख देता हूं, n मोल्स 250 ml इंटू 1000, तो ये क्या हो गया 4n, ये इसकी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। मोलरिटी कितनी आ गई 4n, इसमें से 25 ml को टाइट्रेट किया गया, उसके साथ KMnO4 कितना रिएक्ट कर रहा है 12.5 इंटू 0.03, कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन है तो इसका 5। सॉल्व कर लो, ये 2n इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब ये मोल्स आ गए, नहीं ये मिली मोल्स है बेसिकली एक तरह से, क्योंकि ये 12.5 ml में है। तो ये मिली मोल्स आए इधर, इसको 1000 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर, तो परसेंटेज निकालने के लिए मास 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 5.6 ग्राम सैंपल इंटू 100। अच्छा यार, इधर भी ये ml में है ना, थोड़ा मैंने ये 1000 नहीं आएगा, ये -2 ही होगा। एन फैक्टर मिस नहीं किया बेटा, एन फैक्टर 5 लिख दिया मैंने। फिर से बता देता हूं, मान लिए हमने, वापस बता रहा हूं, इसके एन मोल्स है 250 ml में, तो एन मोल्स अपॉन 250 ml, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई 4n। इसकी कंसंट्रेशन है 4n, इसके मिलीमोल्स है 25, ये इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe+2 हो गए। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KMnO4 के। KMnO4 कितना कंज्यूम हो रहा है 12.5 इंटू 0.03 इंटू KMnO4 का एन फैक्टर कितना है 5। यहां से n के लिए सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई 2, ये 15 अपॉन इधर से 8 इंटू 10 की पावर -2, ये क्या आ गए आयरन के मोल्स, आयरन के मोल्स। परसेंटेज आयरन के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ आयरन इन के लिए 56, कितने ग्राम सैंपल में 5.6 इंटू 100। आंसर आ जाना चाहिए, और हाँ आ जाएगा 18.75। आयरन का एन फैक्टर, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, आयरन का एन फैक्टर 1, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। नेक्स्ट 25 भी हो जाएगा, इससे 26 भी हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी KMnO4 प्लस H2S
इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन तो Mn+2, ये थोड़ी देखो, ये कुछ कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। इसका एन फैक्टर -2 से 0 और इसका एन फैक्टर 5। इसके कितने मोल्स है? 5 मोल्स इंटू 2। इसका एन फैक्ट, इसके 5 मोल है, इसका एन फैक्टर 2। H2S का KMnO4 के मोल्स इंटू KMnO4 का एन फैक्टर 5। बट ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तभी वाटर के मोल्स पता चलेंगे। ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तभी वाटर के मोल्स पता चलेंगे। डन। चलो अब केमिकल थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इतना बता दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, और जो लास्ट में मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ को समझ में आई, कुछ को नहीं समझ में आई। और वो बात ये थी कि हर एक रिएक्शन में ए से बी बनता है, बी से ए बनता है। हर एक रिएक्शन में किसी में टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी में टेंडेंसी कम होती है। हर एक केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन मैंने आपको यही बात समझाई थी कि रिवर्सिबल वर्ड यूज ना करें, रिवर्सिबल वर्ड यूज ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। यानी केमिकल रिएक्शंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसका अल्फा ऑलमोस्ट 0 है, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, जिसका अल्फा ऑलमोस्ट 1 है, जो 100% फॉरवर्ड में जा रही है, मतलब रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और थर्ड जिसका अल्फा 0 से 1 के बीच में है। मेनली हमें उन्हीं रिएक्शन से मतलब है जिसका अल्फा 0 से 1 के बीच में है, उन्हीं का हमें अल्फा फाइंड आउट करना है कि वो 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी, 40% होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा का मतलब यह है कि 100 में से अगर 10 मोल रिएक्ट करते हैं, परसेंटेज की मैं बात करूं तो परसेंटेज तो हो गया 10%, रिएक्शन की 10%। अल्फा कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, अगर 100 में से 10 मोल रिएक्ट करते हैं तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने में से? 100 में से। तो परसेंटेज के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो परसेंटेज कितना हो गया? 10। लेकिन अगर अल्फा निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो। 100 में से 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो एक में से कितने रिएक्ट करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100, यही क्या हो गया? अल्फा। मोल कॉन्सेप्ट इन सब में हमने पढ़ा, अल्फा क्या होता है? एक मोल में से कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो अब हमें उन्हीं रिएक्शन से मतलब है। फर्दर मैंने आपसे ये कहा था कि हर एक रिएक्शन कहां जाके रुकती है? इक्विलिब्रियम पर। हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जाके रुकेगी, कोई सी भी हो। हाँ, फाइनली इक्विलिब्रियम पर किसी केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की बहुत कम होगी, किसी केस में प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की बहुत कम होगी, किसी केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की कंपेरेबल होगी। अगर अल्फा 10, 20, 30, 40, 50% है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिन रिएक्शंस का अल्फा ऑलमोस्ट 1 है, वहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। जिनका अल्फा ऑलमोस्ट 0 है, वहां पर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। फर्दर मैंने लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सब फिक्स हो चुका है। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो अभी भी चेंज हो रहा होता है। माइक्रोस्कोपिकली हम बोलते हैं, यानी एटॉमिक लेवल पर जाके देखना पड़ता है, वो ऐसे नेकेड आई से, इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखने वाला। तो नेकेड आई से देखोगे कुछ नहीं लगे, ऐसा लग रहा है कि जो भी होना था हो गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन नेट कोई चेंज नहीं होता है, रिएक्शन अभी भी हो रही होती है। ए से बी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा होता है, लेकिन जितना ए से बी बनता है उतना ही बी से ए बनता है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। इसी को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
लास्ट क्लास में मैंने ये भी समझाया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। आपकी टेबल पर पेन रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो भी इक्विलिब्रियम है, बट वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होता है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। वेट करो, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। तो अब उसको आगे बढ़ाते हैं। ये सारा मैंने एक तरह से जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वही मैंने आप लोगों को वापस बताया। प्रणय को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रणय देखो बेटा यार, बिल्कुल आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लेक्चर हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम का, ये दूसरा लेक्चर है, तो कोशिश करो फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करें। अब यहां पर मैंने लास्ट क्लास में एक हेडिंग डाली थी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तक रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, 10%, 20%, 40%, 80%, 90%। इसके लिए हमारे को एक लॉ डिस्कस करना पड़ेगा, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं। क्या है ये लॉ, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो लिखे यहां पर, इंस्टेंटेनियस rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant raised to the power some numbers which are equal to the stoichiometric coefficient। वैसे ऐसा ही एक और लगभग इसी तरह का एक स्टेटमेंट काइनेटिक्स में भी आप पढ़ोगे, जिसे रेट लॉ बोला जाता है। रेट लॉ बोला जाता है, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ऐसे एक स्टेटमेंट काइनेटिक्स में फिर आएगा, वहां और इसमें डिफरेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेट से ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी। ए बी सी ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यार ये पता है हर क्लास में बोला जाता है कि कोई भी चैप्टर पहली चीज बीच में से ना देखा जाए। हर एक चैप्टर आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, और जब आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी जब चैप्टर स्टार्ट होता है। तो
क्या ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है, इस चैप्टर के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, वो सारी चीजें आपको सब समझ में आ जाएगी। आप हर एक चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेक्चर देखिए, राइट, पहला लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर अगर मैं इस तरह से हर एक का रिप्लाई करने लगा ना तो मेरा कोर्स भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर कोई आ जाता है, सर क्या प्री रिक्विजिट है। आज मेरी पहली क्लास है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनकी पहली क्लास है वो हर चैप्टर का पहला लेक्चर देखो, उसमें सारी बातें बताई जाती है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। और बीच में से कभी भी, ये बहुत बेसिक चीज है, बीच में से कभी भी कोई भी चैप्टर नहीं स्टार्ट किया जाता। आपने कभी ऐसा किया है कि कोई भी 6-7 क्लास में चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया हो, पहले 2 पेज छोड़ के तीसरे से, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, रॉकेट साइंस है कि चैप्टर का 3rd लेक्चर चल रहा है आप फर्स्ट से सुनोगे। सोचो आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, जेई करने जा रहे हो और आपको ये बात मुझे बतानी पड़े। तो अब मैं वापस इस स्टेटमेंट पर आता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये क्या कह रहा है, किसी इंस्टेंट पर जो रेट है, अब हर एक रिएक्शन की 2 रेट डिफाइन होगी, हर एक रिएक्शन की 2 रेट डिफाइन होगी, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। और जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फॉरवर्ड रेट जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी एक्टिव मास ऑफ ए, इसे बोलोगे एक्टिव मास ऑफ बी, रेज टू दी पावर देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी पावर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसकी पावर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जैसे मैंने कहा था हर एक रिएक्शन में ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, तो किसी भी टाइम पर बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होगी। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, सी है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, सी है। तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी, बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होगी वो एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, वो बात तो ठीक है, लेकिन सर ये एक्टिव मास क्या होता है वो नहीं पता हमें। अभी मैं उसी पर आ रहा हूं, अभी मैं उसी पर आ रहा हूं। बट राइट नाउ जो मैंने कहा है इसमें बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत सारी बातें अभी समझाने वाली है। बट जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। कार जब चलती है तो कार की एक एवरेज स्पीड होती है और एक किसी इंस्टेंट पर स्पीड होती है। हम अभी जो बात करें वो किसी इंस्टेंट पर स्पीड की बात करें, कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट, इसके प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्टिव मास क्या होते हैं, सर ये बता दूं। यस, बिल्कुल तनिष्क, बिल्कुल तनिष्क ने सही लिखा है। आप में से किसी को और कुछ आइडिया है कि व्हाट इज एक्टिव मास? तनिष्क पढ़ लिया बस भाई, बस। मास एट ए मोमेंट, मतलब उस टाइम पर मास कितना, उसी को एक्टिव मास कहेंगे। अभिषेक यही तो पूछ रहा हूं कि व्हाट इज एक्टिव मास। कुछ आइडिया है तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। भौमिक ने कहा कि मास रिएक्टेड, अच्छा भौमिक जो रिएक्ट कर चुका है मान लो टी टाइम तक, या जो अब रिएक्ट करेगा वो। किसी ने लिखा मास विच इज इन्वॉल्व, मास विच इज रिएक्टिंग। मान लो इसको मैं ऐसे समझूं कि मान लो 1000 ग्राम सब्सटेंस डाला, उसमें से 200 रिएक्ट कर गया किसी टाइम टी तक, 800 बचा हुआ है। 200 रिएक्ट कर चुका है, 800 बचा हुआ है, और हमें नहीं पता कि टोटल कितना रिएक्ट करेगा। क्या ये तो नहीं पता कि टोटल कितना रिएक्ट करेगा।
200 ग्राम रिएक्ट कर चुका है, 800 ग्राम बचा हुआ है। अब बताओ एक्टिव मास किसे बोलूंगा? जो 200 ग्राम रिएक्ट कर चुका है वो, या जो 800 ग्राम बच चुका है वो? और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पूरा का पूरा रिएक्ट करे। जितना मास बचा हुआ है, मास प्रेजेंट एट टाइम टी, किसी ने लिखा सर जो मास एक्टिव है वो एक्टिव मास है। वेरी गुड, ये अच्छी डेफिनेशन है। व्हाट इज एक्टिव मास? विच इज एक्टिव। वेरी गुड। उस इंस्टेंट पर कितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस इंस्टेंट पर। उस इंस्टेंट पर मतलब क्या हुआ? और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कंटेनर में रखा हुआ है तो करेगा ही, कुछ अभी करेगा, कुछ थोड़ी देर बाद करेगा, कुछ थोड़ी देर बाद करेगा। सोच के देखो, जो लाइन आप लिख रहे हो उसका क्या मतलब निकलेगा? जो लाइन लिख रहे हो उसका क्या मतलब निकलेगा? किसी इंस्टेंट पर कैसे, मतलब अच्छा वो इंस्टेंट क्या लेते हो? 1 सेकंड, 1 मिनट, या 1 मिली सेकंड? खैर, समझाता हूं मैं इस चीज को। वैसे देखा जाए तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो एज सच देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये क्या है? समझाता हूं इस चीज को। एक्चुअली हमने क्या देखा, कोई रिएक्शन हो रही है तो एक तो उसकी रेट हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर ली, चलो कि यार 20 से 21 मिनट के बीच में कितनी रेट है, 21 से 22 के बीच में कितनी रेट है, यानी रेट कुछ फाइंड आउट कर ली। और अब हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल रेट है वो थियोरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं। थियोरेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि एक्सपेरिमेंटली इतने टाइम पर इतनी रेट है, इतने टाइम पर इतनी रेट है, इतने टाइम पर इतनी रेट है। तो फिर हमने यहां पर देखा कि अगर इनकी जगह हम मोलरिटी पुट कर देते हैं, एक्टिव मास की जगह मोलरिटी पुट कर देते हैं, तो जो थियोरेटिकल रेट आती है, जो थियोरेटिकल रेट आती है वो एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर जाती है। यानी यहां मोलरिटी पुट करने पर जो थियोरेटिकल रेट आ रही है वो एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर रही है। लेकिन हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ रिएक्शन में ही हुआ है। कुछ रिएक्शंस में हम देखते हैं कि इसकी जगह अगर मोलरिटी पुट किया जाए, एक्टिव मास की जगह मोलरिटी पुट करें, तो थियोरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच कर जाती है। और कुछ रिएक्शन के केस में यहां पर मोल फ्रैक्शन पुट करें तो थियोरेटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट से मैच करती है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि एक्टिव मास को आप मोलरिटी पुट करो, यानी किसी रिएक्शन के लिए अगर आपको आंसर निकालना है तो इस एक्टिव मास की जगह मोलरिटी पुट करो, किसी रिएक्शन के लिए मोलरिटी पुट करो, किसी रिएक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन पुट करो। फिक्स नहीं है। और बहुत सारी रिएक्शंस तो ऐसी है जिस पे ना तो मोलरिटी से आंसर आता है, ना मोलरिटी से आ रहा है, ना मोल फ्रैक्शन से आता है, वो नहीं पता कैसे आ रहा है। तो ये कुछ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले तो क्या किया, यहां एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया साहब, एक्टिव मास। उसको क्या बोल दिया? एक्टिव मास। हाँ, ये कह सकते हो कि कुछ रिएक्शंस के केस में इस एक्टिव मास की जगह मोलरिटी पुट कर देंगे, कुछ रिएक्शंस के केस में ये एक्टिव मास मोलरिटी के बराबर होता है, किसी रिएक्शन के लिए मोलरिटी के बराबर होगा, किसी रिएक्शन में इसकी जगह मोल फ्रैक्शन पुट करेंगे। तो ये एक तरह का एक वेरिएबल है, ये एक तरह का एक वेरिएबल है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कभी मोलरिटी, कभी मोलरिटी, कभी मोल फ्रैक्शन, ये आप बोल सकते हो इस चीज को।
हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू पुट करें। इस तरह से जुगाड़ करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स है बेटा, इतना आसान नहीं है ये। इतना आसान नहीं है कि हाँ 2 मिनट में अच्छा ये पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो उन साइंटिस्ट को इतना बड़े साइंटिस्ट नहीं बनते हो। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो बात होगी कि आज के बाद एक्टिव मास की हमें एज सच कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, सीधा कि एक्टिव मास कुछ भी हो सकता है, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन या और भी कुछ हो सकता है। वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करेंगे सर। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्टिव मास की जगह मोलरिटी पुट करो? क्या क्वेश्चन में गिवन होगा कि मोललिटी पुट करो या मोल फ्रैक्शन पुट करो? नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। बट एक्चुअल चीज ये कि ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्वेश्चंस में क्या करना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा हम आसान बनाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में एक्टिव मास को क्या लिखना है वो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट फॉर गैसेस। अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, फॉर गैसेस आइदर बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलरिटी, आइदर बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन और बाय पार्शियल प्रेशर। आप मोलरिटी भी लिख सकते हो या उनका प्रेशर भी लिख सकते हो। यानी यहां पर अगर गैसेज है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, या चाहो तो प्रेशर ऑफ ए इनटू प्रेशर ऑफ बी। ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। देन फॉर आयंस या सॉल्यूट, कोई भी आयन या सॉल्यूट जो किसी सॉल्यूशन में है। तो देखो, सॉल्यूशन में अगर कोई है, सॉल्यूट है, तो उसके लिए प्रेशर तो डिफाइंड ही नहीं होता। प्रेशर केवल गैसेस के लिए हम बात करते हैं, तो बाय मोलर कंसंट्रेशन ओनली। उसके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, मोलर कंसंट्रेशन। अब क्या सही है क्या सही उससे गलत है क्या, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई दे दे कि नहीं मोलरिटी पुट करो तो हम मोलरिटी पुट कर देंगे, मोल फ्रैक्शन पुट करो तो मोल फ्रैक्शन। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, मोलर कंसंट्रेशन। एंड थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है, प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का मतलब क्या होता है? जिसमें और कोई भी सब्सटेंस मिक्स ना हो। वाटर पानी में अगर आप थोड़ा भी ग्लूकोज NaCl डाल दोगे तो वो प्योर नहीं रहेगा। तो और कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। तो प्योर लिक्विड, देखो सॉलिड तो है, लोहा रखा हुआ है, कॉपर और डाल दो तो वो सब अलग अलग ही है। तो सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड फाइनली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इनके लिए एक्टिव मास active masses are constant एक्टिव मासेज आर कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब पता क्या हुआ? इस लाइन का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब कोई सॉलिड 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, उससे उसका एक्टिव मास चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। और सिंस वो कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, जैसे लेट से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं और लिखूंगा कि अगर ये बी जो है वो सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास जो है वो कांस्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म को किस में मर्ज कर दो? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में। तो एक्टिव मासेस आर कांस्टेंट एंड आर मर्ज्ड विथ proportionality constant and are merged with proportionality constant
बहुत सारी, अभी मैं इसी पर आता हूं, इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। ये तीन केसेस बनते हैं, तीनों केसेस में किसको क्या लिखना है वो मैंने आपको बताया। अब तीनों के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, तीनों के एक एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, इसके लिए अगर फॉरवर्ड रेट लिखनी है तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2 की पावर 3। बैकवर्ड रेट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2। बट दूसरा ऑप्शन एक और है, आप चाहो तो पार्शियल प्रेशर भी पुट कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। सॉरी ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड रेट क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2। ये दोनों ही ऑप्शन है, ये भी है ये ऑप्शन भी है, क्योंकि ये गैसेस है, क्योंकि ये गैसेस हैं। हाँ, लेकिन कोई रिएक्शन अगर किसी एक्वस मीडियम में हो रही है, I2 एक्वस, I माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू I3 माइनस एक्वस, ये सारे क्या हैं, सॉल्यूट है जो कि किसी सॉल्यूशन में है। तो इनके लिए अब आपके पास ऑप्शन ही वही है कि मोलर कंसंट्रेशन लिखो I2 इंटू I माइनस दोनों की पावर 1। बैकवर्ड रेट की अगर मैं बात करूं तो बैकवर्ड रेट भी क्या हो जाएगी, I3 माइनस की पावर 1। राइट, देन थर्ड एक और एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से कार्बन सॉलिड प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2। अब यहां पर अगर मुझे फॉरवर्ड रेट लिखनी है तो फॉरवर्ड रेट एक्टिव मास ऑफ कार्बन, एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, बैकवर्ड रेट एक्टिव मास ऑफ CO2 सबकी पावर 1। लेकिन ये जो एक्टिव मास ऑफ कार्बन है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको यहां पर लिखना ही नहीं है, इसको किसके साथ मर्ज कर दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ। तो केवल क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब नेक्स्ट टाइम अगर ये आता है तो सॉलिड को लिखना ही नहीं है, कह दो कि सर उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज कर दिया, उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज कर दिया। इसीलिए पता है बहुतों को कंफ्यूजन होता है, बहुतों को पता क्या लगता है कि मैंने इसके एक्टिव मास को 1 लिख दिया। बहुतों को ऐसा लगता है कि कार्बन का एक्टिव मास 1 नहीं लिया हमने, ध्यान रखना इस बात को। कार्बन का एक्टिव मास की कोई वैल्यू है, वो 5, 10, 20 क्या वो नहीं पता, बट वो कांस्टेंट है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं आप लोगों को कि ये जो रिएक्शन हो रही ना कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, इस रिएक्शन में मान लो कंटेनर में कार्बन सॉलिड 1 किलो लें, कार्बन सॉलिड 2 किलो लें, कार्बन सॉलिड 3 किलो लें, रिएक्शन की रेट, ये फॉरवर्ड रेट कार्बन की अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, कार्बन की अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। 1 किलोग्राम ले तब भी रेट वही, 2 किलोग्राम ले तब भी वही, 3 किलोग्राम ले तब भी वही। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दिया, रेट बदल जाएगी, प्रेशर डबल रेट भी डबल। तो ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करती। तो यहां पर अगर कोई सॉलिड है, कोई प्योर लिक्विड है और कोई सॉल्वेंट है, वो एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होगा। ये तीनों केसेस के 3 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए, तीनों केसेस के 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको बताएं, जो अभी 3 केसेस मैंने यहां पर लिखे थे। राइट, सर वो स्क्वायर कैसे, कार्तिकेय ने क्वेश्चन पूछा कौन सा स्क्वायर, तुम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हो कार्तिकेय, क्या तुम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हो, कौन से स्क्वायर की, ये कृष्णा तुम लिख दो इस पर। अब ये तुम्हें लिखना है, इसको कंसंट्रेशन लिखना है तो कंसंट्रेशन लिखो, पार्शियल प्रेशर लिखना है तो प्रेशर लिखो।
इसकी बात कर रहे हो, प्रेशर का स्क्वायर और ये। तो क्या बोला था मैंने, रेट क्या बोली थी याद है, रेज टू दी पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू दी पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोला था क्या, n2 की पावर 1 क्योंकि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, h2 की पावर 3 क्योंकि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, अमोनिया की पावर 2 क्योंकि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। हाँ बेटा, ये क्या पूछ रहे हो तुम, यहां पर क्यों लिखा है ए बी सी, क्या लिखा है यहां पर ए बी सी, रेज टू दी पावर नंबर्स विच आर इक्वल टू दी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो बेटा। हाँ, एक और कार्ति ने कहा सर वो कार्तिक के दूसरा है, मैं दूसरा हूं, सो प्लीज। हाँ बात सही, तू बता दिया कर भाई, बट क्योंकि ऐसे ऐसे डाउट आते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है बिल्कुल। हाँ, थर्ड में दोनों ही ऑप्शन है बेटा, हर जगह थोड़ी चीज लिखूंगा, एक बार बोल दी कि गैसेस को लिख सकते हो तो हर बार थोड़ी लिखूंगा। अंडरस्टूड है, इसको तुम प्रेशर की टर्म्स में लिखो, इसको तुम मोलर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखो। बेटा ओजस्वी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि तुमने पहले मोल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म ये नहीं पढ़े हैं या तो, क्योंकि ये चीज पहले भी आ चुकी है, स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है ये सब पहले भी आ चुका है। देव थोड़ा दिमाग अपना लगाना आराम से, सब समझ में आएगा। तो फाइनली जो हमारा एक प्रॉब्लम था कि हाँ एक्टिव मास को क्या लिखना है वो मैंने यहां पर इन कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। लेकिन अब वापस एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से ये कोई रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी कन्वर्टिंग इनटू सी मोल्स ऑफ सी। हम चाहे तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो यहां पर प्रेशर भी लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। अभी मैं यहां पर कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, अभी मैं यहां पर कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, और our forward rate is proportional to backward rate is proportional to this one। लेकिन अब यहां पर बात आती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहां पर अब हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, के एफ, जिसे मैंने लिखा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ, यहां पर भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बी, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यहां लिखे हैं इन्हें बोला जाता है रेट कांस्टेंट, इन्हें बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, के एफ मतलब फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, के बी मतलब बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इसे बोला जाएगा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, राइट, के एफ के बी फॉरवर्ड, और इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अब मैं आपको, ये सब लो का मतलब आप लोगों को पता लो क्या होता है, तब हो लो का मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा आपको करना है। कुलॉम्स लॉ पढ़ते हो फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हो, कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, चार्ज है तो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, मास है तो फोर्स लगेगा, दैट इज लॉ, ऐसा होता है। तो यहां पर भी एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ऐसा होता है, आपको ऐसा करना है, इसका कोई, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमने देखा कि ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रेट कांस्टेंट होते हैं फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन rate constant depends only on temperature, depends only on temperature,
इनफैक्ट ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं इसकी एक इक्वेशन भी है हमारे पास। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं आगे चल के हम इस चैप्टर में उसकी इक्वेशन की भी बात करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने पर केएफ की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, केबी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, वो एक फॉर्मूला भी आएगा। बट एक गिवन रिएक्शन के लिए केएफ केबी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर आप ए की कंसंट्रेशन को कम कर दो, ज्यादा कर दो, बी की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा कर दो, केएफ चेंज नहीं होगा, रेट चेंज होगी। ए और बी की कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट चेंज होगी, केएफ केबी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। केएफ केबी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। केएफ केबी तभी चेंज होंगे जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। अब मान लीजिए एक रिएक्शन में क्या करते हो आप, इनिशियली कंटेनर में आपने ए और बी डाले, सुनना मेरी बात को, इनिशियली ए और बी डाले तो इनिशियली सी तो है ही नहीं, तो बैकवर्ड रेट तो स्टार्टिंग में क्या होगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि सी है ही नहीं, सी की कंसंट्रेशन जीरो, तो बैकवर्ड रेट जीरो। लेकिन फॉरवर्ड रेट तो जीरो नहीं होगी क्योंकि ए की कंसंट्रेशन है, बी है, केएफ की वैल्यू, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। यूं भी बोल सकते हैं फॉरवर्ड रेट अच्छी खासी होगी, बैकवर्ड रेट कम होगी। लेकिन जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो इस सी की कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगी। सी की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी ये बैकवर्ड रेट भी बढ़ने लगेगी। मतलब जो बैकवर्ड रेट, इसको ऐसे समझना, ये मेरा हाथ है, बैकवर्ड रेट इनिशियली जीरो थी, ये फॉरवर्ड रेट जो कि उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा, फॉरवर्ड रेट जो पहले यहां थी वो धीरे धीरे कम होगी, बैकवर्ड रेट जो पहले जीरो थी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और एक टाइम आएगा जब ये फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगी, बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी। और जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको मैं कुछ ऐसे बना दूं, अब मैं वाई एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर रहा हूं, रेट, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम, ये फॉरवर्ड रेट और ये बैकवर्ड रेट। एक टाइम आएगा जब ये फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगी, बैकवर्ड रेट के बराबर। और जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी उसी स्टेट को आप क्या कहते हो, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हर इंस्टेंट पर फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर नहीं होगी, हर इंस्टेंट पर नहीं होगी। जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट। मतलब केएफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, इक्वल्स टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया ये के एफ के बी तो फिक्स है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी अगर आप यहां पर टेम्परेचर को फिक्स रख के ए की कंसंट्रेशन को बदलते हो तो यहां पर इन्हीं की ए की कंसंट्रेशन बदलने पर बी या सी की कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम पर सी की कंसंट्रेशन अपॉन ए और बी की कंसंट्रेशन का ये जो रेशियो आप देख रहे हो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। लेट से 300 केल्विन है, लेट से 300 केल्विन है, मान लो आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या किया 300 केल्विन पर मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कंटेनर में ए और बी के 1 और 2 मोल्स पुट किए, किसी ने 2 और 3 किए, किसी ने 3 और 4 किए, किसी ने 4 और 5 किए, सब ने कंटेनर में ए और बी कुछ डाला, ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी बनेगा। फाइनली सबका कंटेनर किस स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो सबने ए और बी की अलग अलग अमाउंट डाली है, तो सबके लिए कंटेनर में ए बी सी की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, सबके लिए कंटेनर में ए और बी सी की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, लेकिन उन सब की कंसंट्रेशन का इस तरह से जो रेशियो होगा वो सेम होगा।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो के एफ के बी की वैल्यू सेम है, तो ये रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट रेशियो इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू concentration of product divided by concentration of reactant, concentration of product divided by concentration of reactant। हाँ ऑब्वियस ही बात है, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां से एक टर्म डिफाइन हो गई, एंड दैट टर्म इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा वन बाय वन करके। इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है, इसे हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वन बाय वन करके मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट जैसा अभी मैंने बताया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के एफ अपॉन के बी। के एफ के बी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो फॉर ए गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यूं मत निकाल लो, आप चाहो तो दूसरा पॉइंट लिखे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर का शेप क्या है, कंटेनर की साइज क्या है, मोल्स ऑफ reactants added, taken, यानी रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स लिए हैं इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी केवल किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर, सीधी सी बात है। बाकी कुछ भी आप चेंज करो उससे कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज करो। कंटेनर छोटा हो, कंटेनर बड़ा हो, मोल्स 5 डालो, मोल्स 10 डालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रहने वाली है। गॉट इट? लेकिन शेप साइज का मतलब अजीत मतलब क्या होता है? साइज का क्या मतलब होता है? साइज ऑफ कंटेनर का मतलब वॉल्यूम ही होता है ना, या कुछ और होता है? निश्चित थोड़ा वेट करो, सब समझ में आ जाएगा। अभी धीरे धीरे सब एग्जाम्पल आ जाएंगे, डोंट वरी। पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल वाला केस भी आ जाएगा। देन यहां पर हाँ ये ध्यान रखना, लेकिन ऑन पेपर आप उस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हो उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करेगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन representation of reaction on paper। मतलब क्या हुआ इसको मैं समझाता हूं। लेट्स से एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू B, सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूं, A कन्वर्टिंग इनटू B और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अब मैं आपसे कहूं कि इस K1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप मुझसे क्या कहोगे कि इक्विलिब्रियम पर A और B की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए।
इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब जिसने रिएक्शन को ऐसे लिखा, लेट से आप में से ही दो स्टूडेंट है, फेवरेट अपने राम और श्याम, राम और श्याम। राम ने रिएक्शन को ऐसे लिखा, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। राम को इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन पता है, बी की भी पता है, तो राम क्या करेगा यहां पर, सिंस रिएक्शन को ऐसे लिखा हुआ है तो बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1, ए का भी 1, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ए करके वो K1 की वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन श्याम ने क्या किया, इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, उसकी इच्छा लिख सकता है कि उसने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब श्याम क्या करेगा, श्याम को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वो क्या करेगा, बी की कंसंट्रेशन को पुट करके उसका स्क्वायर करेगा, ए की कंसंट्रेशन को पुट करेगा। ए और बी की कंसंट्रेशन तो दोनों राम और श्याम के पास वही है, बट श्याम उसको पुट करने के बाद स्क्वायर करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये एक तरह से क्या हो गया, बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी वो K1 का स्क्वायर आएगी, K1 का स्क्वायर आएगी। यानी अगर आपने रिएक्शन ऐसे लिखी है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, और रिएक्शन ऐसे लिखी है तो ये K2 जो होगा वो K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे बोलते हैं कि रिएक्शन को अगर आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 स्क्वायर, 3 से करते तो K1 क्यूब, 4 से करते तो K1 की पावर 4। हाँ डेफिनेटली इसका, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है, रिएक्शन वही है, बैलेंस्ड अलग तरह से किया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। बट अब ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट, अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू एक्स तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हाँ लिख सकते हो। क्या ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। आप क्वेश्चन इससे सॉल्व करो, आप क्वेश्चन इससे सॉल्व करो, आंसर वही आएगा। उसी तरीके से आपकी इच्छा है भाई, आप रिएक्शन को ऐसे लिखना चाहो, ऐसे लिखना चाहो, कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर दो, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आंसर तो वही आना है। अगर मैं उल्टा चलता हूं, अगर मैं कह दूं ए की कंसंट्रेशन इतनी है, K1 की वैल्यू इतनी, तो बी की कंसंट्रेशन निकालो, ए की कंसंट्रेशन पुट कर दो, K1 की वैल्यू पुट कर दो, बी की निकाल सकते हो। यहां से बी की कंसंट्रेशन निकालू या यहां से बी की कंसंट्रेशन निकालू, आंसर वही आएगा, सेम आंसर, क्योंकि ये क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट ले लो, सेम एक्सप्रेशन आ गया। वही वाली बात है, एक्स पता है, वाई निकालना है, यहां से निकालो यहां से निकालो, सेम चीज। तो यूं कह दो कि आपने क्या किया, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, पूरे का लेफ्ट और राइट साइड में क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो कुल मिला के अगर आप में से भी किसी का मन करता नहीं सर मैं तो इस रिएक्शन को ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा, लिख सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा, लिख सकते हो, लेकिन फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 नहीं रहेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो K1 को भी बदलना पड़ेगा, K1 को भी बदलना पड़ेगा। हाँ मुझे पता था कोई जरूर दिमाग लगाएगा कि सर आंसर प्लस माइनस भी तो आ जाएंगे, बेटा यहां कंसंट्रेशन कभी माइनस में नहीं होती, तो इसीलिए यहां आंसर हमेशा प्लस में आएंगे, माइनस वाले आंसर का कोई मतलब नहीं है, माइनस वाले आंसर का कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए यहां हमेशा आंसर पॉजिटिव वाले ही लोगे, नेगेटिव वाले आंसर कभी नहीं होंगे। भूमि बेटा जब आप लिखते हो कमेंट और फिर थोड़ी देर बाद लिखते हो मेरे कमेंट का आंसर दीजिए, आपका कमेंट मुझे थोड़ी याद है, थोड़ा सा सोचो, यहां पर सेकंड कितने कमेंट, पर मिनट कितने कमेंट आते हैं। देन ये तो एक पॉइंट हुआ, इसको ऐसे लिख दो, फर्स्ट पॉइंट कि रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर। दूसरा पॉइंट सपोज करो मैं आपको एक कंटेनर देता हूं, जैसा मैंने आपको एक पहले भी कहा था कि एक इक्विलिब्रियम हम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। कंटेनर में ए डालूंगा तो बी बनेगा, बी डालूंगा तो ए बनेगा। लेट से मैं आपको एक कंटेनर देता हूं जिसमें ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ गया, उसमें इक्विलिब्रियम पर ए भी है और इक्विलिब्रियम पर बी भी है, यानी एक कंटेनर है जिसमें इक्विलिब्रियम पर ए भी है, इक्विलिब्रियम पर बी भी है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये इक्विलिब्रियम मैंने कैसे अचीव किया होगा? कंटेनर में ए डाल के बी बनाया होगा या बी डाल के ए बनाया होगा? कोई बता सकता है?
अगर मैंने तो आपसे ये कह दिया कि इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, क्या हम बता सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया गया होगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हो सकता है ए से बी, हो सकता है बी से, कुछ भी हो सकता है। अब मान लो फिर से मैं कहता हूं, इनका डेटा दे देता हूं कि इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन इतनी, इक्विलिब्रियम पर बी की कंसंट्रेशन इतनी। अब मैं कहता हूं राम और श्याम को कि यार इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो राम ने क्या किया, रिएक्शन को ऐसे लिख दी। श्याम ने क्या किया, रिएक्शन को ऐसे लिख दिया। यानी राम ने रिएक्शन को ए से बी, श्याम ने बी से ए लिख दिया। किसी को नहीं पता कि किससे क्या बन रहा है, क्योंकि ए से बी से बन सकता है। अब जब राम ने रिएक्शन को ऐसे लिखी तो राम क्या कहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो क्या करेगा, बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन से K1 की वैल्यू निकाल लेगा। और श्याम क्या करेगा, वो ए अपॉन बी की कंसंट्रेशन करेगा। तो डेफिनेटली शाम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो राम के लिए जो वैल्यू आ रही उसका इनवर्स होगा, यानी इस K2 की वैल्यू 1/K1 के बराबर होगी। इस K2 की वैल्यू 1/K1 के बराबर होगी, क्योंकि एक राम रेशो ले रहा है B/A का, श्याम रेशो ले रहा है A/B का। बहुतों के दिमाग में ये पता है, फिक्स होता है कि नहीं सर अगर ए से बी बन रहा ना तो मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, और बी से ए बन रहा तो ऐसे लिखूंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, चाहे ए से बी बने, बी से ए बने, ए से बी बने, बी से ए बने, आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है भाई। इसको उल्टा कर लो, B/A=K1। और जब इक्विलिब्रियम पर, ये एक्सप्रेशन कब लिख रहे हो, इक्विलिब्रियम पर, यूं देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पर जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो ना तो ए से बी बन रहा है ना बी से ए बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, नेट चेंज जीरो, नेट चेंज जीरो। तो इसलिए हर रिएक्शन को, अगर मैं आपको कभी एक डेटा देता हूं, लेट से मैं आपको एक रिएक्शन डेटा देता हूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10। आपका मन कर, नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा, बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/10, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हाँ, इसे 10 नहीं बोलोगे, इसे 1/10 बोलो। आप रिएक्शन को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात ठीक है। क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, बट सॉल्व दोनों तरह से होगा। इसको ऐसे समझ लो, नहीं तो आप लोगों की जानकारी होता, y = 3x + 2, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x = y - 2/3, या आप ऐसे कह दो 1/3 y - 2/3, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं क्या? y x की टर्म में, x y की टर्म में, बात तो वही है। बेटा कृष्णा ने बड़ा ठीक, सब सीधा जा सकते तो उल्टा क्यों जाना है, बात तो तुम्हारी सही है, हम जाएंगे नहीं, बट ये एग्जामिनर ले जाता हमें, तकलीफ ये होती है। तो आदत दोनों की होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता क्या है, हाँ, इंडिया में आप चल रहे हो तो कोई बात नहीं, राइट हैंड ड्राइविंग सीख लो, बात खत्म। अब आप कहोगे सर लेफ्ट हैंड क्यों सीखूं, मतलब लेफ्ट लेफ्ट वाली, लेकिन जब आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहां उसकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो नहीं जरूरत पड़ेगी, कह दो नहीं सर मैं तो जाऊंगा ही नहीं आउट ऑफ इंडिया, तो ठीक, अलग बात, मत सीखो। बट किसी दिन मौका मिल गया तो मना कर दोगे, वही वाली बात, दोनों तरीके आने चाहिए। ये केवल कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब ये, यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, कोई भी रिएक्शन में देता हूं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपकी इच्छा है जैसे लिख सकते हो। और यहां पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर मैं रिएक्शन ये लिख के दे रहा हूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कंटेनर में मैंने ए डाला और उससे बी बन रहा है, हो सकता है बी डाला और ए बन रहा हो।
मुझे तो रिएक्शन देनी है, आप उसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। इसको एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, वो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जगह पर इसको गलत तरीके से बोला जाता है। एक रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिख देते हो, सुनना इस सेंटेंस को आगे अच्छी तरह से। एक रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देते हो, मतलब ए से बी को आपने बी से ए लिख दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इनवर्स हो जाता है, राइट। K1 1/K1, इन सब का यूज करेंगे। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं, आगे चल के जब इन सबको यूज करेंगे ना, अभी इस चैप्टर की थोड़ा थ्योरी पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन जब करोगे तब मेरी ये बातें अप्लाई होगी, तब आपको इन बातों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अभी लग रहा है सर क्यों बता रहे हो ये, अभी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही। जब गलतियां होगी तब, अरे सर अब आपकी बात समझ में आई, अब आपकी बात दिमाग में आई है, तब उसकी वैल्यू होगी, तब उसकी वैल्यू होगी। आपको पता है जब भूख नहीं लगती ना, तो सामने कुछ भी लगाओ रखाओ, कुछ वैल्यू नहीं होती। पेट भरा होता ना, तो हाँ मिठाइयाँ, नमकीन, कचौरी, समोसे, पिज्जा, बर्गर, सब सब बेकार लगते हैं। जब पेट भरा हो तो क्या करो, बहुत सारा ठूस ठूस के खिला दो, और अब आपको और पिज्जा खिलाऊं तो नहीं, उल्टी हो जाएगी। तो जब पेट भरा हो तो कोई मजा नहीं आता। तो अभी जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तब तक मेरी इन बातों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। वो इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब क्वेश्चन गलत होंगे, तब मेरी बातें सब निकल निकल के याद आएगी, राइट। इसी में एक तीसरा पॉइंट और है। अच्छा यार सॉरी, माफी चाहूंगा, किसी ने कहा सर ये पिज्जा, बर्गर, कचौरी, समोसे, ये बातें प्लीज ना क्या करें, ये बैंड है। ड्यूरिंग दी क्लासेस आप खाने की चीजों की बात नहीं कर सकते यार, ये मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे को भी भूख लगने लगती है, हाँ। तो आई डू एग्री विथ ऑल ऑफ यू। तो मैं एग्जाम्पल बदल लूंगा, कोशिश करूँ, लेकिन आ जाते हैं, अरे क्या करूँ, कहीं ना कहीं से ये आ ही जाते हैं। अब किसी ने मैगी की बात कर दी, आहा, सीरियसली मेरा मानना है 7 वंडर्स के बाद नेक्स्ट वंडर अगर दुनिया में कोई है, नेक्स्ट वंडर अगर कोई है, दैट इज मैगी। मैंने देखा है, आप मतलब जनरली कहते हैं ना 6 मंथ के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो उसके बाद आप उससे अलग से आप कुछ और खिला सकते हो। तो 7-8 मंथ वाले बच्चे को भी आप मैगी खिला दो, वो खाएगा, खाएगा और कभी मना नहीं करेगा, कोई सा भी कैटेगरी का हो। एवरीवन इज रेडी फॉर मैगी। और अभी तक देखो मैंने बहुत जगह घूमा है, दुनिया के हर कोने में सब बदलता है, लेकिन मैगी मैगी रहती है, सब मैगी मिलती है। अब बहुत जगह मतलब मोस्टली कंट्रीज में मिलती है सबसे। जनता बोली सर अब मैगी 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 मत करो सर, बस आज बहुत हो गया है। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, सब खाते हैं, सब खाते हैं। और इवन आप बहुत सारे ऑप्शंस दे दो, इवन बहुतों को आप तो कि पिज्जा, बर्गर, ये कुछ 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 खाना नहीं, और लास्ट में मैगी। तो जनता, जबकि वो मैगी रेगुलरली खा रहे हैं, फिर भी मैगी ही खानी होती सब। और रात को 12 बजे बाद तो मैगी का टेस्ट जो ना, 12 से 1 बजे, रात को 12 से 1 बजे के बीच में जो मैगी का टेस्ट होता ना, ऐसा लगता कि डबल ट्रिपल हो जाता नहीं। अभी मैं बाद में बताऊंगा आउट ऑफ इंडिया कहाँ गया हूं। हाँ, सीरियसली बता रहा हूँ, रात को 11 12 12 बजे के बाद, हाँ। क्या यार, खा लेनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं, अभी उम्र है, खा लो बेटा, कोई बात नहीं, हाँ, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट खाते रहना चाहिए। वीक में एक बार तो अभी खा सकते हो यार। सबसे देखो, एक तो अच्छी बात क्या है, सबसे
सस्ता आइटम, एक पिज़्ज़ा 600 रुपए का आता है, 500 रुपए का आता है, मैगी 15 रुपए की आती है, पेट उतना ही भरता है और अच्छा मजा आता है। और आईआईटी में के अंदर, हम जब आईआईटी में थे तो हमें पता है मैगी मिलती थी उस टाइम पर 9 रुपए की आती थी हमें, कैंटीन में मिलती थी मात्र 11 रुपए की। पैसे ज़्यादा नहीं होते थे तो हम एक मैगी लेते थे, उसके साथ 4 ब्रेड और लेते थे। हर एक एक ब्रेड की स्लाइस का आई थिंक 50 पैसे था। तो 11 रुपए, 2 रुपए की 4 स्लाइस, 13 रुपए में भरपेट खाना। चलो अभी थोड़ा वापस इस पर आ जाते हैं, कहाँ गाड़ी अटक गई थी, हो गया मैगी पुराण। सीरियसली मुंह में पानी आ रहा है। सर प्लीज दिस नंबर, ये नंबर। प्रणय बेटा टेलीग्राम पे कुछ लिखना, बात कर लेंगे, मैं देखूंगा, है ना। एक थर्ड पॉइंट और बता देता हूं, अगर दो केमिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, सी कन्वर्टिंग इनटू डी, ये तो अलग केमिकल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, ये थर्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला, ये ध्यान रखना। थर्ड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अगर हम इन K1 की बात करें तो K1 कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पर B की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन। K2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम पर D की कंसंट्रेशन अपॉन C की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देता हूं, A प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू B प्लस टी, ए प्लस सी, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, ए प्लस सी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसके लिए कैसे निकालोगे, बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन ए इंटू सी, ए इंटू सी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, K1, ये वाली वैल्यू क्या होगी, K2। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, K1 इंटू K2। मतलब दो रिएक्शंस को अगर आप ऐड करोगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओवरऑल इसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, अभी और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, फिर हम इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, H2 के वही क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 5, क्योंकि अभी वो डिस्कस नहीं हुए हैं। जेई मेंस, जेई मेंस में कितने क्वेश्चन है, रिडॉक्स की जेई मेंस में कुछ दिया था क्या मैंने अभी तक, या नहीं दिया था। मैं कौन कौन सी कंट्री में गया हुआ हूं, एक ऑस्ट्रेलिया गया हूं, मॉरिशस गया हूं, मालदीव्स गया हुआ हूं, थाईलैंड गया हुआ हूं। अभी तो इतने में ही गया हूं भाई। जेई मेंस खत्म हो गया ना, तो फिर तो जेई एडवांस्ड, तो 11 से लेके 19 तक, 11 से लेके 19 तक। और O2 के 1 से लेके 5 तक। O2 थोड़ी हुई अभी तक, O2
ओवन भी बाकी है, ओवन भी बाकी, तो इसको हटाओ। पहले रुको, ये है ये O1 S1 में अगर कुछ भी बाकी तो पहले वो करेंगे। S2 O1 S1, S2 1 से 5 जो दे रखा है, O1 S1 में जो भी बचा हुआ है। अब ठीक है, ये होमवर्क हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर देखेंगे, कोई बात नहीं, बाकी बात में कर लेंगे। S1 कब करवाओगे वो एस टू कब करवाओगे, वो बेकरार हो रहा है, करवाएंगे बेटा करवाएंगे।